Hi everyone, welcome back to Shani classes. First of all, good evening to everyone. शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया हैं। हम यहाँ पर मिल रहे हैं और क्लासेस कर रहे हैं। आपकी छोटी छोटी क्लासेस हो रही हैं, होंगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। और हर चीज़ 1 बाय 1 करके होगी, कॉन्टीन्यूस वे में। जितना जब नहीं हो पाए एकदम तभी नहीं तो मैं क्लासेस आपकी करूँगी, ठीक है। आप में से कोई कमेंट किया था कि मैम लाइव आइए क्लासेस करिए, तो मैं आपको बता दूं आई एम नॉट फ्री फॉर एवरी टाइम। मैं नहीं फ्री हूँ बिकॉज मैं खुद काम पे रहती हूँ, काम करती हूँ, तो मेरे पास वक्त नहीं है। मैंने बहुत ही क्लियरली आपको बोला है, तो इस तरीके से आपको ही क्लास मिल पाएगी। सो फ्रेंड्स, आप ऐसे ही कर लीजिए, ठीक है। जब मुझे टाइम होगा तो मैं ऑफ कोर्स लाइव आऊँगी और चीज़ें हो पाएंगी, इतना ध्यान रखिएगा। अभी हम यहाँ पर चल रहे हैं करने क्लास को सिंपल तरीके से। ये है आपके पेपर 2 की क्लास, जिसमें हम काफ़ी दिनों से लगातार 1 बाय 1 करके सारे टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज हम इनकी ये अभी तक के लिए काफ़ी एंड वाली क्लास करेंगे कि ये टॉपिक डिस्कस करने के बाद हम किसी और सब्जेक्ट को स्विच करेंगे, मे बी हम कंप्यूटर पर डिस्कस करें। आई होप सो कि जो भी चीज़ें हैं प्लेलिस्ट में आपको 1 बाय 1 करके मिलेंगी, आप लोग उनको वहाँ से देखिए, समझिए, धीरे धीरे करके समझते चलिए। हर सब्जेक्ट होता चलेगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। जो भी लोग नए आते हैं वो कमेंट ज़रूर क्या करिए कि मैम हम न्यू हैं, आपने एडमिशन लिया है, कॉलेज जाइए, इस चैनल के बारे में दोस्तों में शेयर करिए, साथ में आइए। 4 PM पर हम डेली मिलते हैं और डेली क्लास करते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में नीचे पिन करके दिया गया, वहाँ ज्वाइन करिए ताकि आपकी हर क्लास की नोटिफिकेशन वहाँ पर पहले से दी जाए और आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए देखते हैं अपने टॉपिक्स में। तो हमने क्या क्या पढ़ रखा है मैं फिर से दिखा देती हूँ। हमने शिक्षण के अर्थ को पढ़ा है सबसे पहली क्लास में, फिर शिक्षण के संकुचित जो अर्थ थे, छोटी मीनिंग जो थी वो पढ़ा, इनका जो व्यापक मीनिंग था वो पढ़ा, जो परिभाषाएं थी वो भी हमने पढ़ा, शिक्षण के जो प्रकार हैं वो भी हमने पढ़ा। मैंने एक ही PDF में सब कुछ रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने जो है ये पूरा क्रम को पढ़ा। फिर हमने कल जो टॉपिक डिस्कस किया था उसमें शिक्षण की प्रकृति को डिस्कस किया था, तो वो चीज़ें हो गई। फिर आगे बढ़े तो हमने शिक्षण के जो कार्य हैं वो भी आपको देखा, क्योंकि 2-3 कार्य आपको पूछ लिए जाते हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है शिक्षण की विशेषताएं। तो आपको बहुत ही फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षण की कोई 2 कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 100% आने वाला क्वेश्चन है जो आपको ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन विशेषताओं के तौर पर है वो पहली इनकी अच्छी क्वालिटी, गुड पॉइंट ये है कि शिक्षण का स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य रखना। जब एक टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आपको ये पता हो, जैसे हमारा एम क्या है कि हमें 90% के ऊपर ले आना है हर सेमेस्टर में, ठीक है। 90% के ऊपर ले आना है कि हमारा मेरिट का गेम बहुत लंबा है। तो हम लोग इसी हिसाब से टीचिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं कि हर बच्चा यहाँ तक पहुँचे। तो एम जो है वो आपके टीचर्स के भी क्लियर होनी चाहिए, चाहे वो 5th की क्लास में पढ़ा रहे हो, 6th की हो, 7th में, कोई भी क्लास में हो। एम डिसाइड होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। तो टीचर शिक्षण के दौरान उसी तरीके से पढ़ाते ताकि बच्चे उसमें वो काम कर पाएँ और ईजिली वे में हो। दूसरा, छात्र प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देना। जो बच्चे एक्टिविटी करते हैं क्लास में, कुछ कोई बना रहा है, कोई कुछ बनाकर ला रहा है, या कोई कुछ दिखा रहा है, कुछ भी चेंज कर रहा है, या आपने कोई काम दिया है बेहतरीन तरीके से, काफ़ी अच्छा कर रहा है, तो ये ध्यान रखेगा कि आप उनकी उस एक्टिविटी में उनको हेल्प करिए, उनको मोटिवेट करिए, उनको और सारी मतलब जो है आइडियाज़ दीजिए। कुछ ऐसे तरीके से आप उनको हिंट देकर चीज़ों को कर सकते हैं। तो प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देने से बहुत हेल्प मिलती है, बच्चा नई नई चीज़ों को खोजने का प्रयास करता है जब आप उसे मोटिवेट करते हैं। तीसरा पॉइंट, प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के प्रति छात्रों में रुचि का विकास करना। जो बच्चों का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको सिखाना है, तो उनमें आप इंटरेस्ट डेवलप करेंगे तो आपको और मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि जब अब तक आप उसको अकेले पढ़ाएंगे तब तक वो सिर्फ दिक्कत करेगा, लेकिन जिस दिन से उसे इंटरेस्ट आ जाएगा कि नहीं मुझे करना है, तो वो बच्चा खुद ब खुद उस चीज़ को करेगा, खुद ब खुद उस चीज़ों को बनाएगा बेहतरीन तरीके से। छात्र नेतृत्व और उत्तरदायित्व को प्रोत्साहन देना। बच्चों का जो लीडरशिप गुण होता है, बच्चे होते हैं कुछ मॉनिटरिंग का गुण उनके अंदर होता है, या कुछ ऐसे होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उनकी उस क्वालिटी को टीचर को भांपना चाहिए और उनको उस तरफ मोटिवेट करना चाहिए। क्योंकि बच्चों में क्या होता है, स्किल्स और गुण होते हैं, उन्हें उसका पता ही नहीं होता है। तो ये काफ़ी अच्छी विशेषता है जो टीचर अपने पढ़ाई के दौरान बच्चों में आकलित करते हैं। 5वां पॉइंट है कि कार्य को छात्रों की क्षमता और वातावरण के अनुकूल बनाना। जो बच्चों में जितनी क्षमता है उसी के अकॉर्डिंग काम दीजिए, और जो वहाँ का इन्वायरमेंट, उस क्लासरूम के अगर 40 बच्चे पढ़ रहे हैं तो एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाइए कि सभी बच्चों को हेल्प मिले,
छात्रों को ध्यान को केंद्रित करना, आप इस तरीके से पढ़ाइए, इस तरीके से बातें करिए, इस तरीके से समझाइए कि बच्चे आपकी ओर ही सेंट्रलाइज रहें, सेंटर्ड रहें और आपको ही देखें, आपकी ही बात से अनुकरण कर, आपकी बात को ध्यान से सुने और सीखें। आप उनसे जब प्रश्न करें तो वो आपके प्रश्नों का उत्तर दें, इस तरीके से उनका फोकस बना रहे। तो आपको कुछ एक्टिविटी के थ्रू या कुछ अलग तरीके से, बेहतरीन तरीके से उन्हें पढ़ाना होगा। सातवीं अच्छी पॉइंट ये है कि पूर्व ज्ञान के आधार पर नई ज्ञान को बताना, मतलब जो चीज़ें बच्चों को पहले से आ रही हैं, जैसे बच्चों को का से कबूतर पहले से पता है, तो का से कबूतर तो होता है, लेकिन का से कमल भी तो होता है, का से किताब भी तो होती है, का से कबूतर ही सिर्फ नहीं होता। तो बच्चों को उससे संबंधित और चीज़ों को बताना, तब समझ में उनको आ जाएगा कि हाँ, का से कबूतर होता है तो का से कमल भी होता है, का से किताब भी होती है। तो जो चीज़ें उनको पहले से आती है उनको ही पकड़ना और फिर आगे बढ़ना, ठीक है। जो चीज़ पहले से आपको आती है, जैसे हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं, तो जो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट लेते हैं उन्हीं पे मास्टर करते हैं, क्योंकि हमने ग्रेजुएशन में पहले से उस सब्जेक्ट को पढ़ रखा है। तो इससे क्या होता है कि वो जब हमें ईजी वाला आ जाता है तो हार्ड वाला भी धीरे धीरे करके आ जाता है। आता है ना? समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो बेसिक बेसिक ऐसी ही चीज़ें हैं जो इनकी विशेषताओं में होती है और आपको कोई 2 से 3 याद रखनी होगी। नेक्स्ट है त्रुटियों को निर्धारित करना और उन्हें ठीक करना। जो बच्चे गलतियां करते हैं उनको फिक्स्ड करिए, उनको आकलित करिए कि भाई एक ही बच्चा बार बार एक ही की गलतियां करेगा, कोई मात्रा नहीं लगाएगा, कोई गलत लिखेगा, कुछ करेगा, राइटिंग किसी की नहीं अच्छी है, तो उनको आप निर्धारित करिए। फिर उन्हें ठीक करने के लिए उनको उपाय बताइए, उनको करेक्ट करने के लिए टोकिए ताकि उस चीज़ में इम्प्रूव करें, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, जल्दी किसी बात को मानते नहीं हैं। 9वां पॉइंट कहता है कि छात्रों की प्रगति का मापन और मूल्यांकन। जो बच्चे किस तरीके से पढ़े उनके छोटे छोटे टेस्ट लेने चाहिए, उनको कंपटीशन देना चाहिए कि जो इसका जवाब देगा उसको एक चॉकलेट मिलेगी। तो छोटे छोटे बच्चे हैं वो उस चॉकलेट को लेने के लिए या उस बच्चे को हराने के लिए भी करते हैं, तो ये गलत नहीं है। छोटे बच्चों में थोड़ा बहुत, बड़े स्तर पर मार करो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, बट आपने क्या सिखाया, बच्चों ने क्या सीखा, इसका टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, कुछ ऐसा करना होगा जिससे बच्चे मोटिवेट हो, उन चीज़ों को करने में उनको इंटरेस्ट आए और वो भी उसे पार्टिसिपेट करें, ताकि जिससे वो घर जाकर कल के लिए तैयार होकर आएँ कि हमें कल कोई टेस्ट होना है तो हम कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं। 10th यहाँ पर है परीक्षण के परिणाम से छात्रों को अवगत कराना। बच्चे जो रिजल्ट आते हैं उनसे काफ़ी इंटरेक्टिंग बनाना कि आप उससे उनको रिलेट करवाओ, सिखाओ, बताओ कि क्या चीज़ें हैं, कैसे उसको एनालिसिस करें, कैसे इम्प्रूव करें। शिक्षक का ईमानदार होना, एक टीचर अगर शिक्षण दे रहे हैं तो उनका ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ईमानदारी लाइफ में बहुत ज़रूरी होती है और बच्चों के प्रति तो लॉयल होना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आई? बताइए, कोई प्रॉब्लम है? 11 पॉइंट मैंने टोटल लिए थे इसीलिए, और 11 के 11 पॉइंट आपके साथ मैंने यहाँ पर डिस्कस किया, जिसमें से आपको 5 याद रखने, जो इजी हो, जो आसान आसान हो, वो 5 याद कर लीजिए, अभी से याद कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए, चलिए अब बात कर लेते हैं शिक्षण के घटक या चर। शिक्षण के कितने घटक होते हैं, कितने चर होते हैं, जो कि एक अच्छा टॉपिक है, काफ़ी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। शिक्षा जो होती है ना वो एक त्रिमुखी प्रक्रिया, हमने पहले ही इसको डिस्कस कर लिया, क्योंकि इसमें 3 चीज़ें बहुत इन्वॉल्व होती हैं। एक हमारा टीचर, जैसे कि मैं हूँ, आप हैं मेरे स्टूडेंट, और हम जो ये टॉपिक डिस्कस करते हैं, जैसे ये PDF है तो ये बीच का पिलर है। तो इसी तरीके से हम कुछ सजीव चीज़ें को लेते हैं, कुछ निर्जीव को लेते हैं और पढ़ाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। तो इनमें क्या होता है, माध्यम जो हमारा पाठ्यक्रम होता है उसके थ्रू हम इन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इनमें मेन चीज़ कुछ और भी आती है, वो ध्यान रखें। शिक्षण की प्रक्रिया को 3 चरों में बांटा गया है। शिक्षण की जो प्रक्रिया है उनको हम 3 मेजर कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है स्वतंत्र चर, एक होता है आश्रित चर, और तीसरा जो होता है उसका नाम यहाँ पर क्या है, उसका नाम है हस्तक्षेप चर। स्वतंत्र चर क्या होता है? स्वतंत्र चर मतलब ये एक ऐसा घटक या एक ऐसा चर होता है जिसके अंतर्गत टीचर आता है, जिसके स्वतंत्र चर का अगर नाम लिया जाएगा तो उसके आगे इक्वल टू टीचर लिखा होगा। ये अधिगम अनुभव प्रदान करने के लिए भिन्न कार्य करते हैं। ये क्या टीचर होते हैं, क्योंकि ये फ्री होते हैं और इन्हें पता होता है कि मुझे बच्चों को कब क्या सिखाना है और कैसे सिखाना है, और ये अपने ही अकॉर्डिंग हर चीज़ को समय के साथ आगे बढ़ते करवाते। जैसे मैं डीएलएड का ये 2023 का बैच आपको पढ़ा रही हूँ। मैंने इससे पहले 21 को पढ़ाया, मैंने इससे पहले 22 को पढ़ाया, 21 को मैंने मिड टर्म में ज्वाइन किया, 22 को मैंने कंप्लीट पढ़ाया। तो यहाँ पर मैंने कई सारे पेपर्स करा, तो मुझे भी बहुत अनुभव हुआ। अब आप 23 के यहाँ पर, मेरा ये तीसरा सेशन है, तीसरा साल है जहाँ पर मैं एक बैच कंडक्ट कर रही हूँ, तो मुझे भी आइडिया है कि मुझे क्या कब कितने समय पर करना है, कैसे करना है। तो ये स्वतंत्र चर में टीचर आता है जो अपने अकॉर्डिंग हर चीज़ को समय के साथ करवाते हैं और बच्चे सीखते जाते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ को समय के साथ करवाते हैं तो बच्चा समय के साथ चीज़ों को सीखता जाता है, ठीक है, पहला। दूसरा यहाँ पर आश्रित चर का, आश्रित का मतलब होता है किसी पर निर्भर होना।
इसके अंतर्गत क्या होता है, छात्र आते हैं क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया में नियोजन, व्यवस्था और प्रस्तुतिकरण के अनुसार कार्य करना पड़ता है। जैसे एक टाइम टेबल बन जाता है, तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बच्चों को चलना होता है कि आज हिंदी चलेगा, कल मैथ चलेगा, फिर साइंस चलेगा। तो इस तरीके से तो बच्चे जो होते हैं उस चीज़ को फॉलो करते हैं। बच्चे अपने हिसाब से उसको नहीं कर सकते और नहीं उसमें चेंजेस ला सकते हैं। तो इस तरह से वो जो प्लानिंग होती है उनके अरेंजमेंट के हिसाब से चलते हैं और उन्हीं के हिसाब से वो काम करते हैं, उनको करना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि टीचर के अंडर वो रहते हैं, टीचर की गाइडलाइन के अंदर वो काम करते हैं, इसीलिए वो आश्रित चर के अंतर्गत काउंट होते हैं। बात करते हैं हस्तक्षेप चर की, तो ये प्रक्रिया में पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षण की जो युक्ति मतलब जो पढ़ाने के लिए सामान वो लिया जाता है वो सब, शिक्षण व्यू, ये सब हस्तक्षेप होते हैं। इनको हम बीच बीच में लेते हैं। जैसे हमको कोई पोएम पढ़ानी है तो हम अगर पोएम जिस भी चीज़ों से संबंधित, अगर चाँद सितारों से संबंधित है तो वो कुछ लेके आइए, अगर बॉल वगैरह से गेम से संबंधित कुछ टॉपिक है तो गेम्स लेके आइए, फूलों से संबंधित कोई पोएम तो फूल लेके आइए। तो हम अलग अलग पाठ्यक्रम को अलग अलग तरीके से अलग अलग TLM वगैरह लेकर हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो हस्तक्षेप सर होते हैं। इनके माध्यम से चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाती है और बच्चों को भी बढ़िया समझ में आने लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको 1 बाय 1 करके बतानी थी, मैंने आपको बताई है। धीरे धीरे करके आपको सारी चीज़ समझ में आई, कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं हुई। यहाँ तक बात समझ में आई, क्लियर कट में, बेसिक है, सिंपल है। ठीक है, तो जो भी था वो बताया। अब जो मेजर टॉपिक एक और है वो है शिक्षण के घटकों के कार्य। इनके जो घटक होते हैं उनके कार्य क्या होते हैं। इनके 3 मेन काम होते हैं, एक निदान करना, एक उपचार करना, एक मूल्यांकन करना। निदानात्मक काम क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। मतलब निदानात्मक का मतलब होता है कि इसमें स्वतंत्र चर होते हैं, वो टीचर होते हैं वो काफ़ी एक्टिव होते हैं। शिक्षक निर्णय लेते हैं कि कैसे एम को पूरा करना है, शिक्षार्थी के व्यवहार में क्या क्या चेंज लाना है, कैसे कौशल्स को डेवलप करवाना है। ठीक है, तो नवीन ज्ञान को सीख सके ताकि बच्चे नई नई चीज़ों को सीख सके, अपने एम को पूरा कर सके। शिक्षक, पाठ्यवस्तु, विद्यार्थी दोनों को ही ध्यान में रखता है। तो निदानात्मक क्रिया का मतलब है कि जो प्रॉब्लम आ रही है उनका सोल्यूशन खोजो। देखो यहाँ पर क्या है कि शिक्षण की समस्याओं का विश्लेषण करना कि प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। अगर एक क्लास में 10 बच्चे पढ़ते हैं तो 8 बच्चों को अगर प्रॉब्लम है तो 8 बच्चे कहाँ पर अटक रहे हैं, तो उस चीज़ को विश्लेषित करना। छात्रों का जो व्यवहार है उसको समझना कि बच्चों के नेचर में क्या दिक्कत है, किसी को हिंदी नहीं आती, किसी को इंग्लिश नहीं आती, कोई पढ़ नहीं पा रहा है, कोई सीख नहीं पा रहा है, कोई क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो कहाँ पे फंस रहे हैं उनको देखना। और विभिन्नता के अनुसार पर व्यक्तिगत विभिन्नता, एक बच्चा, कभी कोई बच्चा है, 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चे एक घर से नहीं हो सकते, 10 बच्चे एक दिमाग के नहीं हो सकते, सबका अलग अलग मेंटल होगा। तो उसको जांचना, उसको समझना, उसके अनुसार सिखाना। कार्य जो आप सिखा रहे हो उसको पहले खूब अच्छे से बताना कि ये क्या है और हम क्यों सिखा रहे हैं या हम क्यों सीख रहे हैं। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, निदान। जैसे कोई समस्या है तो पहले समस्या पर डिस्कस करो कि दिक्कत कहाँ अटक रही है और किस वजह से हो रही है। ठीक है, फिर बात आ जाती है उपचारिक कार्य। मतलब इसमें क्या होता है कि टीचर और छात्र दोनों आपस के संबंध में निर्णय लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा उद्देश्य पूरा हो जाए, हमारा एम पूरा। तो हम कुछ उसमें डिवाइस लगाते हैं या कुछ और नए नए साधन को आजमाते हैं, कुछ करते हैं। तो परिवर्तन लाने के लिए हम बहुत सारा काम करते हैं, तिगड़म लगाते हैं, जुगाड़ लगाते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, शिक्षण कौशल के व्यवहार में लाना। मतलब जो हमारी स्किल हमें आती है, 10 बच्चे एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो किसी बच्चे को पेंटिंग अच्छी आती है तो वो कहेगा मैम हम पेंट कर देंगे। किसी बच्चे को तार लगाना आता होगा, कोई एग्जीबिशन है साइंस का, ठीक है, तो कोई बच्चा उसमें बैटरी और तार जोड़ देगा, कोई बच्चा उसमें थर्माकोल से चिपका दे, कुछ भी कर देगा। तो जो कौशल आपके अंदर है वो उसमें उपचार करो, उसको लगाओ और अपनी अलग अलग विधियों के हिसाब से उस चीज़ को पूरा अरेंज करके एक सेट कर दें। यानी कि कोई प्रॉब्लम थी, सब बच्चों ने कहा कि हम ये देख लेंगे, हम वो देख लेंगे, हम वो देख लेंगे, और चीज़ें आपकी क्या हो गई, सॉल्व हो गई। आगे देखिए, मूल्यांकन का मतलब क्या होता है कि महत्वपूर्ण अंग होता है ये बहुत अच्छा शिक्षण का, जहाँ पर हम मूल्यांकन की प्रक्रिया से ये मानते हैं कि प्रक्रिया को पूरा नहीं कहते कि पूरा हो गई, लेकिन दूसरे काम करना है तो थोड़ा जांच लेते हैं कि अच्छा यहाँ तक चलो टेस्ट करते हैं, देखो यहाँ तक बना कि नहीं बना। तो इस तरीके से हमारा उद्देश्य पूरा होता है। हम धीरे करके सीखे, कोई हम काम कर रहे हैं, जैसे हम कुछ बना रहे हैं, कोई डिश बना रहे हैं, तो हम कभी कभी होता है ना कि थोड़ा टेस्ट करवाते हैं घर वालों को, थोड़ा टेस्ट कर लो, नमक वगैरह कम हो या कुछ चीज़ें हो, या हम कुछ बना रहे हैं, कोई क्राफ्ट का सामान बना, कुछ भी बना रहे हैं, तो कहते हैं ना थोड़ा कपड़े जैसे मॉल में लेते ट्राई करते देखो अच्छा लग रहा है कि नहीं, किसी सामने वाले को दिखाते हैं ना, कब कोई नहीं मिलता है तो अननोन से भी पूछ लेते देखो अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से तो मतलब क्या है कि कोई समस्या आई, समस्या पे विचार किया, उसका उपचार किया, फिर थोड़ा चेक किया, वेल चेक करो देखो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं तो आप बनाते ही जाओ, चेक भी मतलब हो भी ना। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए एग्ज़ाम के कुछ टेस्ट रखते हैं, छोटे छोटे टेस्ट लेते हैं, बच्चा उस टेस्ट में पास हो रहा है नहीं हो रहा है उससे पूछते हैं उसको कितना आ रहा है, ये सारी चीज़ें, फिर हम उसके व्यवहार में काफ़ी चेंजेस लाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आपकी होती हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं शिक्षण की आवश्यकता और महत्व की। बहुत ज़रूरी है बच्चों के व्यवहार में चेंज लाने के लिए। हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, बच्चों के व्यवहार में बहुत अच्छा चेंज ला सकते हैं।
व्यवहार का मतलब ये है कि उनको आदर से सीखना, उठना बैठना सिखा सकते हैं, महत्वपूर्ण बातें सिखा सकते हैं। जीवन में सफल होने के लिए हम बहुत सारे महत्वपूर्ण साधन को के रूप में उनको यूज़ करके या कुछ और तरीके से उनको सिखा सकते हैं। हम बहुत सारे ऐसे प्रारूप उनके सामने तैयार रख सकते हैं जिससे वो विज्ञान के आधार को भी समझ पाएँ कि साइंस क्या है, क्या साइंस की तरफ बढ़ रहा है। छात्रों के ज्ञान प्रदान करने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो ज़रूरी हैं उनको हम उनको दे सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। हम उनको अच्छी-अच्छी सूचनाएँ दे सकते हैं। उनकी योग्यता जो उनके अंदर है, जो उनको नहीं पता है, उसको बता सकते हैं कि बेटा तुम्हारे में ये क्वालिटी, तुम इस पे काम करो, आगे बढ़ोगे। हम छात्रों को उनके जीवन के अनुभव से अवगत कराते हैं कि लाइफ क्या है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे काम करना है, क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है। काफ़ी डिसीजन मेकिंग निर्णय जो होता है वो सब कुछ हम उन्हें सिखाते हैं। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत आवश्यक होती हैं क्योंकि टीचर हमसे एज अ दोस्त की तरह से ट्रीट करते हैं और डेली मिलते हैं और बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है। आई होप सो कि आज की क्लास बहुत अच्छी रही होगी, आपने ये पूरा पढ़ लिया। कल अब दूसरे सब्जेक्ट की क्लास करेंगे, शाम को 4 बजे सेम टाइम पर मिलेगा 4 PM पर। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया है, नोटिफिकेशन वहाँ मिलेगा। कुछ भी आपका गलत नहीं होगा, सब बढ़िया हो जाएगा। क्लास अगर पसंद आई है, सारी बात समझ में आई है तो हिट करिएगा लाइक को, शेयर करिएगा दोस्तों में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।